हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक मेडिकल एजुकेशन। आज हम देखेंगे पैथोलॉजी की फर्स्ट यूनिट जो कि इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी है। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो पैथो वर्ड का मतलब होता है डिजीज और लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। जो डिजीज के बारे में जानते हैं, स्टडी करते हैं, उसे पैथोलॉजी बोलते हैं। और फिर इसमें देखें फादर ऑफ पैथोलॉजी। फादर ऑफ पैथोलॉजी थे रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। उसके बाद में फर्स्ट रीडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है मेडिकल फील्ड में, फिर नर्सिंग में। तो इसमें से पहले आएगा अंडरस्टैंडिंग डिजीज प्रोसेस की। मतलब पैथोलॉजी की हेल्प से डिजीज को समझ सकते हो, जान सकते हो। अंडरस्टैंड मतलब क्या हुआ कि उसको समझ सकते हो डिजीज प्रोसेस को, कि कौन सी डिजीज कैसे हो रही है। जैसे पैथोलॉजिस्ट क्या होता है, जितनी सब इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हो, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, एक्सरे, सीटी स्कैन, ये सब पैथोलॉजी में ही लगभग होते हैं। तो ये पैथोलॉजी के हेल्प से डिजीज के बारे में जान सकते हो और सही से किसी को बता सकते हो कि हाँ कि इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। यही पैथोलॉजी ऑफ अंडरस्टैंड डिजीज प्रोसेस का मतलब है कि डिजीज का कौन सा, किस हिसाब से डिजीज बढ़ रही है। जैसे इन्फेक्शन हुआ तो डब्ल्यूबीसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एनीमिया है तो हीमोग्लोबिन कम होगा। ये सब पैथोलॉजी के हेल्प से ही पता चलता है। वही लिखा अंडरस्टैंडिंग डिजीज प्रोसेस। ऐसे ही जो अंडरस्टैंडिंग डिजीज प्रोसेस लिखा है, इसको हेडिंग बना के और लिख सकते हो इसके अंदर। अगर 5 नंबर में अगर 2 नंबर में पूछा गया है तो बस ऐसे ही केवल इनलिस्ट कर दो। अगर 5 नंबर में है तो थोड़ा सा इसके बारे में अंदर लिख दो। एक्यूरेट पेशेंट असेसमेंट। एक्यूरेट पेशेंट असेसमेंट का मतलब जैसे पेशेंट को असेस कर रहे हो। जैसे पैथोलॉजी की हेल्प से क्या है, सब अगर ब्लड रिपोर्ट देख लिया तुमने, और भी जितने वायरल मार्कर वगैरह हो गया है, फिर जो तुम्हारी स्टेनिंग हो गई, ये सब अगर करा लिया, स्टेनिंग जैसे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, फिर ट्यूबरकुलोसिस के लिए एएफबी स्टेनिंग, तो उससे पता चलेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है या नहीं है। ये जितने टेस्ट हैं, अगर पैथोलॉजी की हेल्प से क्या होगा, एक्यूरेट असेसमेंट हो जाएगा पेशेंट का, कि हाँ एकदम सही सही पता चलेगा कौन सी डिजीज पेशेंट को है। इफेक्टिव केयर प्लानिंग। जो नर्सिंग, जो एनसीपी बनाते हो, नर्सिंग केयर प्लान, वो किस बेस पे बनाते हो, मतलब पेशेंट को है क्या, फीवर है, पेन है, डिजीज के बेस पे बनाते हो, पेशेंट की कंडीशन पे बेस बनाते हो। तो वो पैथोलॉजी की हेल्प से वो भी इफेक्टिव हो सकता है, मतलब ज्यादा अच्छा हो सकता है। डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अगर पैथोलॉजी की हेल्प से क्या है, डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल का मतलब ये है, मान लो जैसे एनीमिया है तो एनीमिया में ट्रीट क्या करना है। पहले तुमने देखा कि एनीमिया किस टाइप की है, वो पैथोलॉजी की हेल्प से पता चलेगा। तो एनीमिया अगर पता चल गया आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, तो डाइट में आयरन बढ़ाओगे। अगर मान लो बोन मैरो डिसफंक्शन है, तो कुछ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर कराने वाला है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होगा, या तो फिर अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। तो ये जो डिजीज का मैनेजमेंट है वो भी इससे प्रिवेंट कर सकते हो। डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। पैथोलॉजी की हेल्प से पेशेंट और फैमिली एजुकेशन ऐसे बता सकते हो। मान लो जैसे पैथोलॉजी में कोई पेशेंट, पैथोलॉजी से किसी की रिपोर्ट आई टीबी की, या फिर टीबी मान लो, एचआईवी मान लो, हेपेटाइटिस मान लो, कोई भी जो फैलते हैं एक दूसरे में रोग, तो उनमें क्या तुम फैमिली एजुकेशन को, पेशेंट एजुकेशन और फैमिली एजुकेशन में बताओगे कि हाँ इस पेशेंट के साथ रहने से ये आपको भी हो सकता है। मतलब कौन कौन से काउशन, काउशन मतलब जो सावधानियां बरतनी चाहिए पेशेंट के साथ में, वो सब आएगा इसमें। डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। अगला है इंटरप्रिटेशन ऑफ लैब रिपोर्ट। लैब रिपोर्ट को इंटरप्रेट करना, मतलब जैसे मान लो जैसे सीबीसी है, तो उसका जो सही सही मान लो उसको एक्सप्लेन करना कि हाँ अगर लैब रिपोर्ट मान लो जैसे सीबीसी में माना तो डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन में बढ़ जाएगा। अगर कोई ब्लड डिसऑर्डर है, जो पीटीआईएनआर करते हो उसका लेवल डिसबैलेंस होगा, एपीटीटी का डिसबैलेंस होगा। ये सब होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ लैब रिपोर्ट में। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। हाँ, लैब रिपोर्ट से मान लो जैसे कोई बैक्टीरिया है, बॉडी में ग्रो करना स्टार्ट हुआ है, या फिर कोई इन्फेक्शन तुरंत हुआ है, तो उसके साइन सिम्टम शो होने में तो टाइम लगेंगे, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन से पहले पता कर सकते हो। जैसे पेशेंट की जब रिपोर्ट देखोगे तो उसमें डब्ल्यूबीसी तुमको बड़ा मिल जाएगा, इन्फेक्शन है तो, इन्फेक्शन हुआ है तो फीवर मिलेगा। ये सब चीजें जो जल्दी कॉम्प्लिकेशन को पता कर सकते हो, कौन कौन से इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस के साइन सिम्टम्स थोड़ा लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन 12 दिन बाद तो होते हैं। उसका इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, काफी दिनों तक भी जा सकता है, मेनली 14 दिन लगभग होता है, और ज्यादा भी इंक्यूबेशन टीबी का पेशेंट का जा सकता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारी बॉडी में गया
और जितने दिन तक साइन सिम्टम नहीं शो किया उस बीच के टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। मान लो जैसे आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर गया, 10 दिन बाद साइन सिम्टम शो किया तो 10 दिन हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। फिर है बेटर कम्युनिकेशन विथ हेल्थ केयर टीम। अगर इन्वेस्टिगेशन पैथोलॉजी की हेल्प से क्या होगा तो बेटर कम्युनिकेशन विथ हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम में अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टिगेशन है तो तुम बता सकते हो है ना कि मतलब इसको ये डिजीज है, एनीमिया है, नहीं तो कहना पड़ेगा कि हाँ शायद इसको एनीमिया हो, शायद इसको HIV हो। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास ये इन्वेस्टिगेशन है एक्यूरेट तो तुम कंफर्म कह सकते हो कि हाँ इसको ये है। जैसे HIV में क्या करते हो, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी चलती है। डायग्नोसिस के लिए मेनली CD4 पहले करा लेते हैं। CD4 का नॉर्मल देखो, CD4 CD8 दो होती है। जो CD4 का नॉर्मल लेवल होता है वो होता है लगभग 400 से कहीं कहीं लिखा है 500 से 1500 सेल्स, और जो CD8 का है वो लगभग 300 से, हाँ वो थोड़ा ज़्यादा होता है, शायद 1500 के आसपास वो भी होता है, नहीं शायद 150 से कुछ होता है, याद नहीं है CD8 का। फिर है बेटर कम्युनिकेशन विथ हेल्थ केयर टीम, वो हो गया साइंटिफिक एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। जो तुम्हारे डिसीजन होंगे, मतलब जैसे NCP के टाइम पे जो डिसीजन हो गए, हेल्थ के जो केयर प्रोवाइड करने पेशेंट के डिसीजन हो गए, वो साइंटिफिक होंगे कि हाँ ये पेशेंट को है इसलिए हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये इसका मतलब है। सपोर्ट फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इसका मतलब सपोर्ट पता ही है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए सपोर्ट मिलेगा इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशन किससे होंगे, पैथोलॉजी से, वही लिखा है। अगला उसमें आएगा, अगली हेडिंग है सिलेबस में डिफिनीशन ऑफ टर्म ऑफ पैथोलॉजी, मतलब कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो पैथोलॉजी में यूज होते हैं। तो पहला है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज। इटियोलॉजी को कॉज भी लिखते हो ना, तो इटियोलॉजी का मतलब होता है जो डिजीज है उसका कॉज क्या है, किस वजह से है, वो हो गया उसका कॉज, वही उसे बोलते हैं इटियोलॉजी। अगला है लीजन, LESION। लीजन का मतलब है एन एबनॉर्मल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन आर ड्यू टू इंजरी और डिजीज। कोई भी डिजीज या भी कोई डिजीज से या फिर कोई इंजरी से किसी स्ट्रक्चर का चेंज हो जाना, वही लीजन कहलाता है। जैसे लीजन मतलब कट सुने हो ना, तो वो भी क्या होता है, जैसे मान लो ये स्किन है, स्किन में बोल दिया लीजन, तो ये स्किन कटी है तो लीजन बोल दोगे। मान लो ये स्किन थी, ये लीजन तो कट बोलोगे ना, तो वही डैमेज हुआ, मतलब अगर कुछ चेंज हुआ है, डैमेज हुआ है, तो उसे ही लीजन बोलते हैं। अगला है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, एक ब्रांच ऑफ स्टडी एट द intersection of pathology and physiology concerned with abnormal physiological process that cause result from are otherwise associated with the disease injury। मतलब पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है डिजीज कैसे कैसे स्टार्ट हुई है और कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रही है, वही होता है। मतलब पैथो मतलब क्या हो गया, जो पढ़ रहे हो डिजीज, पैथोफिजियोलॉजी मतलब डिजीज की फंक्शनल, डिजीज कैसे कैसे प्रोसेस में फंक्शन कर रही है, उसका मतलब होता है फिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब बस इतना ही है। मार्फोलॉजी का मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर, तो ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। मार्फोलॉजी का सीधा सीधा मतलब होता है स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक एंड ग्रॉस एग्जामिनेशन, देखो यहाँ पे माइक्रो लिखा है, माइक्रो अलग होता है, माइक्रो और ग्रॉस सेम होता है। जब कोई चीज की मान लो जैसे किडनी है, तो किडनी को तुमको केवल विजुअलाइजेशन करना है कि हाँ किडनी है, किडनी में स्वेलिंग है नहीं है, या फिर हार्ट है, या फिर स्प्लीन है, स्प्लेनोमेगैली हुआ है, या फिर लीवर है, हिपैटोमेगैली, या फिर हुआ है नहीं हुआ, ये सब जो देखोगे केवल विजुअलाइजेशन से, तो ये हो जाएगा ग्रास और माइक्रोस्कोपिक में। लेकिन जब इनकी सेल्स को देखोगे, मान लो जैसे किडनी में तुम नेफ्रॉन की संख्या देख रहे हो, नेफ्रॉन में कोई एबनॉर्मलिटी हुई है क्या, किडनी में तुम जो लीवर की सेल, जो लीवर में अगर तुम लीवर की सेल्स देख रहे हो उनमें कोई एबनॉर्मलिटी हुई है, तो वो सब आ जाएगा माइक्रोस्कोपिक में। ग्रॉस में जो बड़े लेवल पे कोई चीज देख रहे हो वो आ जाएगा, और जो माइक्रोस्कोप में जिसमें माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हो, बहुत छोटे ऑर्गन जो माइक्रोस्कोप से जिनको देखने पड़ रहा है वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो ये लिखना होता है। आगे जब डिजीज कंडीशन पढ़ोगे तो उसमें लिखोगे ना, जैसे ये वाली तो होगी 2 2 5 5 नंबर में लिख दोगे, लेकिन जब डिजीज कंडीशन पूछी जाएगी तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर उसके बाद तुम कॉज तो लिखोगे ही, उसके बाद में 2 हेडिंग तो मेन है, पैथोजेनेसिस और उसके बाद में मार्फोलॉजिकल चेंजेस या फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस, कि कौन कौन से चेंज बॉडी में दिखेंगे। ये 4 तो हेडिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तुम साइन, सिम्टम, डायग्नोस्टिक, एवेलुएशन, मैनेजमेंट, वो सब भी लिख सकते हो पन्ना भरने के लिए, नर्सिंग मैनेजमेंट भी लिख दोगे। तो माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब इतना है कि एग्जामिनेशन व्हिच इवैल्यूएट द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ए टेस्ट सैंपल यूजिंग ओनली लो और नो मैग्निफिकेशन, मतलब कोई मैग्निफिकेशन ग्लास का यूज नहीं होगा, होगा तो बहुत छोटे स्तर पे।
अगला है माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग। माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग का बता ही दिया था, अगर कोई चीज बहुत स्मॉल अमाउंट देखना है तो इसमें लिखा है फाइंडिंग सो स्मॉल एच टू बी इनविजिबल आर डिस्टिंक्ट विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब ऐसा कुछ देखना जो बिना माइक्रोस्कोप के ना दिखाई दे। वही बताया था किडनी में अगर तुम नेफ्रॉन देख रहे हो तो बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं देगा। लीवर में अगर तुम लीवर में मान लो जैसे तुम चीफ सेल वो हेपेटिक सेल देख रहे हो, स्टमक में चीफ सेल पैराइटल सेल देख रहे हो तो कहाँ दिखाई देगा। इनके लिए तुमको माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी तो वो हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग या फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अगला है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है दी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज की, मतलब जो डिजीज है कहाँ से ओरिजिन हुई है और कहाँ कहाँ वो डेवलप हो रही है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, मान लो जब टीबी होता है किसी को, ये मैं पैथोजेनेसिस बता रहा हूँ। ट्यूबरक्लोसिस जब होता है तो किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है। इसको डिटेक्ट करने के लिए एएफबी स्टेन करते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई बोलते हैं इसको। यही एक टेस्ट है, क्योंकि ये ग्राम स्टेन में विजिबल नहीं होता है इसलिए एएफबी स्टेन करते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम जितने माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं उनके लिए ग्राम स्टेन नहीं होती है, उनके लिए एएफबी स्टेन होती है। ये हो गया। फिर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कहाँ से? मान लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, नोज या फिर माउथ, उसके बाद में फायरिंग्स, देन लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में लास्ट में जाके लंग्स, लंग्स में एलोलाई को जाके डैमेज करेगा लंग्स में। जब लंग्स को डैमेज करेगा उसके बाद एक होता है ट्यूबरक्लोसिस, एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या तो फिर सेकेंडरी बोल देते हैं। अगर लंग्स को छोड़ के बॉडी में एयर और कहीं पे है, कहीं दूसरी बॉडी आर्गन में, मान लो जैसे जीआई में हो गया, स्टमक का भी होता है ट्यूबरक्लोसिस, जीआई सिस्टम में भी सुनोगे आगे, एक्स्ट्रा ट्यूबरक्लोसिस में होता है। तो ये अगर ये मान लो पहले ये इतना हुआ, फिर कैसे कैसे और डेवलप हो रहा है, यहाँ पे जाकर कॉलोनी फॉर्म किया। फिर ब्लड क्या होता है? ब्लड हर जगह रहता है। लंग्स में ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है, ऑक्सीजनेशन के लिए आता है, ऑक्सीजनेटेड होता है लंग्स में। तो लंग्स में ब्लड आया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई मान लो ब्लड में चला गया, फिर ब्लड के थ्रू ये कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में। तो फिर पूरी बॉडी को जब इफेक्ट करेगा, स्टमक को भी करेगा, जीआई सिस्टम को करेगा। तो ये इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है, फिर इसकी प्रोग्नोसिस क्या निकल रही है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है, जैसे हिंदी में सुने होगे ना, भविष्यवाणी करना कि आज ये हुआ है, कल ये होगा और परसों ये हो सकता है, वो होता है प्रोग्नोसिस। ये आगे चल के ऐसे ऐसे लिखोगे, यही होता है तुम्हारा जो भी बता रहे थे पैथोजेनेसिस। पैथो मीन्स डिजीज और जेनेसिस मीन्स कैसे कैसे जनरेट हो रही है।